नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। कल जो ये इनिशिएटिव चल रहा है सोशल वर्क PYQ का 8 वीडियो हो गया है, ये 9वां वीडियो होगा। और ये जो जून 2024 का पेपर हुआ था ऑफलाइन, उसका सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में 50 क्वेश्चंस हमने कराए थे, अब बाकी के 50 क्वेश्चन इसमें मैं कराऊंगा। तो इसमें जो बाकी के 50 क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव हैं, बहुत ही मतलब रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। बस आप लोगों का देखने का नज़रिया थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते, इनडायरेक्ट आते हैं, है ना। वही क्वेश्चन बदल दिए जाते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। और ये जितने लोग पूछ रहे हैं ना, ये MSSO में जो MSSO का पेपर होना है, चाहे KGMU का हो, चाहे कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी का हो, चाहे एम्स मंगलागिरी का हो, इन सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू एक्चुअलाइज द इम्पॉर्टेंट गोल्स ऑफ। तो इसका गोल क्या है? तो सबसे पहले तो ये है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब सहकारी संघवाद और इनेबल गुड गवर्नेंस। तो सबसे पहला इनिशियल चीज़ जो है ना, वो ये है कि ये कैसा संस्था है। तो ये एक थिंक टैंक की तौर पे काम करता है, ठीक है। थिंक टैंक मतलब कि जो है गाइड करता है ये गवर्नमेंट को, सरकार को, और केंद्र और राज्यों के साथ कम्युनिकेट करता है, केंद्र और राज्यों के साथ मिलके नई नई पॉलिसी को ये एडवाइस करता है। ये ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना स्टेटूटरी बॉडी है। ये एक फंक्शनल जो है फंक्शनल निकाय है, जो सिर्फ और सिर्फ थिंक टैंक के रूप में काम करता है। इसके देखा जाए तो 7 पिलर्स हैं जिस पे ये काम करता है। प्रोएक्टिविटी, प्रो पीपल, पार्टिसिपेशन, एम्पावरिंग, इंक्लूजन ऑफ ऑल, इक्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी। तो ये 7 पिलर्स जो है ना, यही से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी, ठीक है। तो प्रो मतलब प्रोएक्टिविटी, प्रो पीपल मतलब लोगों के लिए काम करते हैं, जनहित में काम करते हैं। पार्टिसिपेशन, और पार्टिसिपेशन के साथ एम्पावरिंग, एम्पावरिंग साथ इंक्लूजन ऑफ ऑल, एंड ट्रांसपेरेंसी, इक्वालिटी। इतने चीज़ों पे ये 7 पिलर्स हैं। और इसका अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो नीति, NITI, इसका बहुत बार पूछा गया है। तो N से हो जाएगा नेशनल, I से हो जाएगा इंस्टीट्यूशन, और T से हो जाएगा ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, I से इंडिया। तो ये रट लो आप लोग, बहुत बार पूछा गया है। और इसके जो वर्तमान में CEO हैं वो हैं श्री BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। तो ये इसके प्रेसिडेंट होते हैं PM, जो करंट पे PM होंगे। तो ये याद करके रखो, इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। इसके बाद इसमें काफ़ी फैक्ट्स आपको हमने बता दिया। नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन NAPDDR इज़ फॉर्मुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रेम ऑफ। तो कितने टाइम में जो ड्रग डिमांड रिडक्शन है इसको कम करने की बात रखी गई, टारगेट रखा गया है। तो ये 7 ईयर्स का टारगेट रखा गया है, फ्रॉम 2018 टू 2025। अब ये कहाँ तक होगा मुझे तो नहीं लगता। और इस किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर। और इसके अंदर मानस एक जो नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, टेली मानस जो है वो टेली मानस है मेंटल हेल्थ के लिए, ठीक है। 14416 इसका कॉन्टैक्ट नंबर है। और ये जो मानस है 1933 इसका टोल फ्री नंबर है। ये मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र है, ठीक है। तो ये अभी हाल फिलहाल में मिनिस्टर अमित शाह जी ने, मतलब गृह मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है इसका इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जो है इनॉग्रेशन किया है। तो इसके बारे में पढ़ लेना, ये क्वेश्चन फिर से घुमा के पूछ सकते हैं। विच इज़ नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो द लाइन ऑफ अथॉरिटी इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस इज फंक्शनल और डायगोनल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, द 3 कॉजल फैक्टर्स ऑफ सोशल डिफरेंशिएशन दैट द पोजीशन, क्वालिटीज एंड परफॉर्मेंस इज एक्सप्लेन्ड बाई। तो टालकट पार्सन ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया है, क्या क्या, पोजीशन, क्वालिटीज एंड परफॉर्मेंस। 105, द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज वेरी सिमिलर टू। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो होता है वो हिस्टोग्राम की तरह होता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में, ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है, और ये है हिस्टोग्राम। पाई चार्ट ऐसे होता है, गोल सा होता है, 10%, 20%, 50%, ऐसे करके 100% को डिस्ट्रीब्यूट किया रहता है अलग अलग उसमें, तो इसको पाई चार्ट बोलते हैं। ये हो गया। तो इस तरीके से ये स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले, स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले इस टाइप का होता है, इधर स्टेम होता है, इधर लीफ होता है, ठीक है। तो जैसे 10 है 1 है, इधर तो 101 हो गया, 11 है 4 है तो ये 114 हो गया, और फिर 7 है तो 117, इसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग सोशलाइजेशन स्टेजेस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी, जेनाइटल का स्टेज दिया हुआ है और इसका ईयर्स दिया है। तो असेंडिंग ऑर्डर, ओरल 0 to 2 years, एनल 2 to 3 years, फेलिक 3 to 5 years, लेटेंसी 5 to puberty एंड जेनाइटल स्टेज जो है puberty to एडल्टहुड तक होता है। तो इसका सही ऑप्शन CBD हो जाएगा, जो असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना था तो इसी को उल्टा करके लिखना है, ठीक है। तो इसमें जो ये ओडिपल स्टेज है ना, ओडिपल स्टेज जो है ये किस में आता है, जो जिसको हम ओडिपस कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, तो ये फैलिक स्टेज में आता है। फैलिक स्टेज का 3 to 5 लिखते हैं, कहीं कहीं 4 to 6 भी लिखते हैं, ठीक है। जिस स्टेज में अपोजिट जेंडर में जो है इंटरेक्शन स्टार्ट होता है। और जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के बारे में सिगमंड फ्रायड ने ओडिपस कॉम्प्लेक्स दिया है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो दिया है वो कार्ल यूंग ने दिया है। तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में पेनिस एनवी होता है जो गर्ल्स में होता है, और ओडिपस कॉम्प्लेक्स बॉयज़ में होता है, ठीक है। मतलब ओडिपस कॉम्प्लेक्स में बॉय जो है अपने मदर से अफेक्शन ज़्यादा होता है, और वो जो है जेलस करता है फादर से, उसकी एक पूरी स्टोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट्स स्ट्रेटजी इज रिलेटेड टू। तो फेस ऑफ रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन, दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय हार्ने लेबिन्स्टिन। और 2 फोर्सेस इसमें सॉक्स और स्टिमुलेंट्स काम करते हैं। सॉक्स मतलब रिड्यूस आउटपुट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट, और स्टिमुलेंट्स की जो होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट, यानी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी अर्निंग को बढ़ाता है, आपके जो भी बिजनेस है उसको ग्रो करता है। और जो ये सॉक्स हैं, सॉक्स मतलब जो आपको झटका देता है, जो आपकी जो है आउटकम को कम करता है, जो वो है इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट, ये सॉक्स की तरीके से काम करते हैं। द चेंजेस ब्रॉट अबाउट इन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर एज अ रिजल्ट ओवर 150 years ऑफ ब्रिटिश रूल एंड द terms substance changes occurring at different levels, technology, institution, ideology, values. What does the above statement defines? तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को डिफाइन करता है। 109, which French author has written the book The Second Sex? तो The Second Sex किसने दिया था? ये दिया था साइमन डे बेवर ने। तो ये एक फेमिनिस्ट थे, फ्रेंच फिलोसोफर थे, और इन्होंने सेकंड सेक्स लिखा था। द बुक रेडिकल सोशल वर्क 1975 was edited by, तो ये edited by रॉय बैली एंड माइक ब्रेक एंड पब्लिश्ड by एडवर्ड अर्नोल्ड, जो ये लंदन के थे। सोसाइटी फॉर ऑर्गेनाइजिंग चैरिटेबल रिलीफ एंड रिप्रेसिंग मेंडिसिटी was redesignated as, तो एंटी ऑप्रेसिव, एंटी रेसिस्ट, ये सब जो लीना डोमिनिली के बुक हैं। ग्रीन सोशल वर्क, और लीना डोमिनिली जो है एक फेमिनिस्ट के तौर पे जानी जाती है। मेधा पाटेकर का नाम नर्मदा बचाओ, इंडियाज़ एनवायरनमेंट, मिथ एंड रेडिसिटी था, ठीक है। तो जो इसमें 111 का जो क्वेश्चन है वो है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी होगा इसका आंसर। बट इसके जो बाकी और ऑथर थे द बुक रेडिकल सोशल वर्क, इसको लीना डोमिनिली ने लिखा था, लेकिन मेधा पाटेकर के बारे में आप अगर पढ़ के जाओगे तो कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। 112 है, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड डी
बोनो, 6 हैट्स थिंकिंग, द येलो एंड ग्रीन हैट्स इंडिकेटेड। तो ये टोटल इसमें 6 हैट्स के बारे में दिया हुआ है, वाइट, येलो, ब्लैक एंड रेड एंड ग्रीन। लॉजिक क्या है? वाइट का लॉजिक है और फोकस है द फैक्ट्स। ऑप्टिमिज्म येलो का है द वैल्यू एंड द बेनिफिट्स। डेविल्स एडुकेट द डिफिकल्टीज एंड डेंजर्स। इमोशन, फीलिंग्स एंड इंस्टीट्यूशन। क्रिएटिविटी, पॉसिबिलिटीज एंड न्यू आइडियाज़। तो इमोशन एंड रेशनैलिटी इसमें पूछा गया था, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इमोशन एंड क्रिएटिविटी जो है वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी मिलाना है, सोशल लेजिस्लेशन है और इधर ईयर है, ठीक है। तो द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट ये 2016 में आया था। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में आया। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स, तो ये आया 2007 में। ये सीनियर सिटीज़न के लिए है बेसिकली। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल वायलेंस ये 2012 में। तो इसको ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इसमें गेमाइनसॉफ्ट इज़ अ कम्युनिटी बेस्ड ऑन किनशिप नेटवर्क, नेबरहुड्स एंड इज शेयर्ड पर्पस बेस्ड ऑन ऑनर एंड वर्च्यू, हिस्टोरिकल पीरियड बिफोर द 18th सेंचुरी। तो इसमें पूछा है कि करेक्ट कौन सा है, तो ए, सी और डी करेक्ट है। तो ए, सी एंड डी। ए में गेमाइनसॉफ्ट इज़ अ कम्युनिटी बेस्ड ऑन किनशिप नेटवर्क, तो मतलब जो समुदाय में और जो नातेदारी में आपस में जो संबंध डेवलप होते हैं उसको गेमाइनसॉफ्ट बोला गया है। एंड गेसलसॉफ्ट इज़ अर्बन कम्युनिटी एसोसिएटेड विद मॉडर्निटी एंड अर्बनाइजेशन। और जो आप गली वाइज बोलते हैं कि मैं इस गली में रहता हूँ, मैं इस ब्लॉक में रहता हूँ, ये अर्बन एरिया का जो रिलेशनशिप होता है वो गेसलसॉफ्ट है। गेमाइनसॉफ्ट में कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है, इमोशनल कनेक्टिविटी, और इसमें होमोजेनिटी होती है, बट गेसलसॉफ्ट में होमोजेनिटी नहीं होती है सामान्यतः। एंड डी पीपल मेक सेंस ऑफ द सोशल वर्ल्ड थ्रू कॉन्स्टेंसी रिफ्लेक्शन ऑन देयर एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज ऑफ दोज पर्सनल एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन है और इधर करेक्टरिस्टिक्स से मैच करना है। तो ये देखो, ये क्वेश्चन जो है ना बेसिकली जो हम इंटरव्यू में यूज़ करते हैं ड्यूरिंग रिसर्च, ठीक है। तो ये आपकी इंटरव्यू की क्वालिटी को एनहांस करता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन की जो हम जैसे ये 4 ऑप्शन वाले कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप 4 ही ऑप्शन दिया, आप उसमें कुछ और नहीं बता सकते, तो ये क्लोज एंडेड होता है। डबल बैरल्ड क्वेश्चन होता है कि जैसे आप लोग कंफ्यूज कर देते हैं ना कभी कभी कि नहीं रुको मत जाओ, तो अब रुको मत यानी रुकना है कि जाना है, वो कंफ्यूज हो गया ना। लीडिंग क्वेश्चन की ऐसा क्वेश्चन पूछना जिसमें एक और क्वेश्चन छिपा हो। और एम्बिगुअस क्वेश्चन में भी मतलब द्विअर्थी क्वेश्चन होता है, जैसे तुम रुक जाओ बताता हूँ अभी। अब मतलब हम डांट रहे हैं या कह रहे हैं कि नहीं रुको सच में भी बता रहा हूँ कुछ, या रुक जाओ बताता हूँ, जैसे वो डांट के बोलते हैं ना बच्चों को, तो उस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द मेथड ऑफ फोकस्ड इंटरव्यू। तो फोकस्ड इंटरव्यू रॉबर्ट मैटन एंड पैट्रिकिया कैंडल ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर वाज फर्स्ट अंडरटेकन बाय टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। हु ऑथर्ड द बुक टाइटल ग्रुप प्रोसेस। तो ग्रुप प्रोसेस किसने लिखा है, तो ये लिखा है जॉन एम लेविन। वैसे तो इसका ग्रुप प्रोसेस का जो आंसर है HB ट्रेकर का ही है, बट इसके बियॉन्ड अगर देखा जाए जो और लोगों ने इस पे ग्रुप प्रोसेस पे दिया है, तो जॉन एम लेविन ने भी दिया है। ग्रुप वर्क, सोशल वर्क, ह्यूमन रिलेशन, सोशल डेवलपमेंट ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसके बारे में HY सिद्दीकी ने लिखा है। तो ग्रुप वर्क के बारे में, ग्रुप प्रोसेस के बारे में थोड़ा थोड़ा इन HY सिद्दीकी ने भी थोड़ा थोड़ा काफ़ी ज़्यादा इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, इसलिए मैंने स्टार मार्क किया हुआ था इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना था स्कीम्स का और ईयर ऑफ इनेक्टमेंट का। तो स्वामित्व योजना कब आया, स्वामित्व योजना 2020 में आया। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट यानी महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, ये आया 1 अप्रैल 2023। एंड समग्र शिक्षा 2018। और कृषोन्नति योजना, अब कृषोन्नति योजना का ऑप्शन हो जाएगा 2017।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट के इन देयर आर 5 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एग्जाम्पलरी केस स्टडी. द केस स्टडी मस्ट बी सिग्निफिकेंट, कंप्लीट, डिस्प्लेइंग सफिशिएंट एविडेंस एंड कंसिडरिंग अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव. द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक मस्ट बी. तो कल्चरली रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है जब आप केस स्टडी कर रहे हो, अदरवाइज़ आपके ऊपर उल्टा पड़ जाएगा, आपकी फाइंडिंग्स गलत आ जाएंगी, आपके रिसर्च के जो आउटकम्स होंगे उसमें एरर आ जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंसिडरिंग द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर. तो देव समाज 1886 में, ब्रह्म समाज 1828 में, प्रार्थना समाज 1867 में, आर्य समाज 1875 में और सत्यशोधक समाज 1873 में. तो इस तरीके से आप अरेंज कर लो. DBCEA हो जाएगा. ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय का है, देव समाज पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री का है, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने स्टार्ट किया था, आर्य समाज सबको पता है दयानंद सरस्वती ने किया था, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे बाद में जो आया उसको पहले लिखना है. और ईयर ऑफ पब्लिकेशन, तो सोशल केस वर्क, अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस बाय H.H. पर्लमैन 1957 में, सोशल डायग्नोस्टिक बाय मैरी रिचमंड 1917, लैंग्वेज ऑफ सोशल केस वर्क बाय नोएल टीमस तो 1968, थियरी एंड प्रैक्टिस इन सोशल केस वर्क बाय गॉर्डन हैमिल्टन 1947. तो इस हिसाब से BDAC हो जाएगा. द इंटरनेशनल डे फॉर द राइट्स ऑफ द ट्रूथ कंसर्निंग ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन फॉर द डिग्निटी ऑफ विक्टिम्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन 24 मार्च. जर्नल्स ऑफ सोशल वर्क हैं इधर, और इधर जो है पब्लिश्ड जो पब्लिकेशन करते हैं. तो कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का है, सोशल वर्क डिपार्टमेंट का. पर्सपेक्टिव इन सोशल वर्क ये निर्मला निकेतन का है. जर्नल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन रिसर्च एंड एक्शन ये नाप्सवी का है. एंड नेशनल जर्नल ऑन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क ये है इंडियन सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क. Who has classified social work practice into 4 systems: the client system, the target system, the action system and the change system. ये ऐसे तो पिनकस एंड मिनहन का मुझे लग रहा है, बट इसमें डायरेक्ट ये सेम जो इन्होंने पूछा है ऐसे क्लासिफिकेशन मिल नहीं रहा था किसी का, तो इसलिए हमने इसको स्किप किया है. अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स ऑन द बेसिस ऑन द ईयर केम इनटू फोर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 में आया, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 में आया, एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया. आप ऐसे याद कर लो कि पहले जंगल को बचाओगे कि पहले जंगल में रहने वाले जानवरों को. तो इन्होंने उल्टा किया है, पहले जंगल में रहने वाले जानवरों को बचाने की कोशिश की है, जंगल बाद में बचाया है. ऐसे करके आप लॉजिकली याद कर सकते हो. तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आया है 1972 में आया है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया है, और जब फॉरेस्ट बचेगा तभी एनवायरनमेंट सुरक्षित रहेगा. तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड द एयर प्रिवेंशन एंड जंगल बचेंगे, एनवायरनमेंट बचेगा तो हवा भी शुद्ध रहेगी 1981. तो इस तरीके से आप जो है अपना लॉजिक लगा के याद कर सकते हो. The process by which groups of people can integrated into the usual and typical life of the majority of the community is known as institutionalization. Next question है, which of the following are not principle of community practice. तो principle of community practice क्या नहीं है, B and C, यानी principle of programming और principle of directive functioning. ऐसा community में कुछ नहीं है. community में people's participation है एंड ऑप्टिमाइजेशन, यूटिलाइजेशन एंड इंडिजिनियस रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं उसी को जो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना उसका, और उसका क्षेत्रीयकरण करना, एंड फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखना. सोशल वर्क एजुकेशन इन इंडिया थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ODL सिस्टम एट IGNOU वाज स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ. तो इन IGNOU में जो स्टार्ट हुआ ODL ओपन डिस्टेंस लर्निंग 1987 में एट IGNOU में स्टार्ट हुआ है 2004 में. वैसे ओवरऑल भारत में ODL जो स्टार्ट हुआ 1987 में. स्टूडेंट्स टी टेस्ट इज यूज्ड व्हेन. तो स्टूडेंट टी टेस्ट एक SPSS की टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, मतलब टेस्ट है एक जो यूज़ करते हैं कोरिलेशन को निकालने के लिए. तो टी टेस्ट सबसे पहले स्टूडेंट टी टेस्ट क्या है, पैरामेट्रिक टी टेस्ट है. ये क्या करता है, कंपेयर करता है मीन्स ऑफ 2 ग्रुप्स. साइज शुड लेस देन 30, जिसमें लेस देन 30 साइज होता है पॉपुलेशन साइज, उसमें जो है स्टूडेंट टी टेस्ट लगाते हैं. सैम्पल साइज इज 30 और लेस एंड पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन, जिसमें पॉपुलेशन वेरिएंस का जो है पता होता है. which new depressive disorder have been incorporated
इन द डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर 5th एडिशन DSM-5। तो DSM-5 एक बुक है जिसमें मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितने डिसऑर्डर्स हैं उनको रखा गया है और उनका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया रखा गया है। उसी तरीके से ICD-10 भी है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। तो DSM में ये पूछा गया है कि किन किन टाइप के मूड डिसऑर्डर हैं। तो डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर है, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, द प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोनिक डिसऑर्डर है, न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर जैसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग अकरेंस ऑफ मोमेंट्स फ्रॉम अर्ली टू रिसेंट। तो द खेड़ा सत्याग्रह 1918 का है, रोलेट सत्याग्रह 1919 का है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का है, तेभागा मोमेंट 1946 का है एंड द चंपारण मूवमेंट 1917 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू ग्रुप कल्चर। तो ग्रुप कल्चर का, द वैल्यूज ऑफ द मेंबर्स ऑफ ग्रुप्स आर स्टैटिक एंड फिक्स्ड इन ग्रुप कल्चर। तो ग्रुप कल्चर में जिनका होमोजेनिटी होती है और शेयर्ड कल्चर होता है उनमें ये ऑटोमेटिकली जो वैल्यूज़ है ना वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और आपस के वैल्यूज़ से ही वो कनेक्टेड रहते हैं। हैंड मेडन मॉडल ऑफ सोशल पॉलिसी इज आल्सो नोन एज, तो रेजिडियल वेलफेयर मॉडल भी इसको बोलते हैं। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस वॉज सेटअप ओरिजिनली। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस जो काम करता है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर काम करता है। ये बेसिकली एल्डर्स के लिए, सब्सटेंस अब्यूज़ को प्रिवेंट करने के लिए और वल्नरेबल कम्युनिटी के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसको MSJ गाइड करता है बट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये रन करता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ करेक्शनल सर्विसेज 1961 इसका पहले नाम था, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी 1964 में हुआ है, तो इसका नाम बदलता रहा है। तो सबसे पहले सेंट्रल ब्यूरो ऑफ करेक्शनल सर्विसेज था, उसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी हुआ है 1964 में। स्ट्रक्चरल ऑपरेशन फेमिनिस्ट थियरी एम्फेसिस ऑन women's experience of difference, inequality and oppression varies by their social location within capitalism, patriarchy and racism. Next question है, arrange the following in ascending order with year of the birth. तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट NCPCR 2007 में आया। UN स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस, बीजिंग रूल्स जिसको बोलते हैं, ये 1985 में आया है। नेशनल प्लान फॉर एक्शन फॉर चिल्ड्रन 2016 में आया। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम ICPCPS 2009-10 में आया। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड UNCRC ये 1989 में 20 नवंबर को स्टार्ट हुआ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थियरी एज्यूम्स दैट ह्यूमन बीइंग्स आर इनहेरेंटली डिस्टेस्टफुल टुवर्ड वर्क, हेंस दे हैव लिटिल कैपेसिटी। तो ये इसको थियरी एक्स थियरी बोलते हैं, मैकग्रेगर का है। अवॉइड वर्क व्हेनेवर पॉसिबल, तो ये थियरी एक्स बोलते हैं इसको। टियोडर सैनिन कैरेक्टरिस्टिक पीजेंट्री एज, तो इन्होंने ये दिया है रिलेशनशिप टू लैंड एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द पीजेंट हाउस होल्ड। उसके बाद में फैमिली फार्म एज ए प्रोडक्शन कंजम्पशन यूनिट एंड रिलेटिवली हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम अदर प्रोड्यूसर्स एंड फ्रॉम द मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्टिवनेस ऑफ अ ग्रुप इज मेजर्ड ऑन इंडिकेटर्स लाइक, किसी भी ग्रुप का जो इफेक्टिवनेस है वो किस पे मेजर किया जाता है, उनमें इमोशनल इन्वायरमेंट कैसा है एंड उसमें टास्क का जो टास्क दिया जाता है उससे रिलेटेड वो कितना अवेयर है। ये उसके बाद में जो पैसेज हैं उसके आंसर है, तो पैसेज के आंसर ऐसे ही डायरेक्टली आप देख सकते हो। पैसेज को स्किप इसलिए भी करते हैं क्योंकि पैसेज को पढ़ के उससे आंसर करना आसान होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस को लेके थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आप लोगों में क्रिएट हो रहा है, इवन मैं भी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया था। तो ये आप इसको समझ लो, जो ओरिजिनली ये स्टार्ट हुआ था तो ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही स्टार्ट हुआ था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस। बट बाद में ये जो है चेंज होके अभी करंट में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आ रहा है। ठीक है, तो द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस वाज सेट अप ओरिजिनली एज द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ करेक्शनल सर्विसेज 1961।
तो सबसे पहले किस नाम से हुआ था? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ करेक्शनल सर्विसेज, CBCS 1961 में, ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब गृह मंत्रालय के अंडर आया था। इन परसुएंस ऑफ द रिकमेंडेशन एमर्जिंग एट वेरियस नेशनल फोरम्स इन 1964, फिर 1964 में क्या हुआ? ब्यूरो वॉज ट्रांसफर टू द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी, फिर ये जो है इसका नाम हो गया सोशल सिक्योरिटी, और 1964 में, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी के अंडर आने लग गया। और सिंस 1975, उसके बाद में 1975 से ये क्या हो गया? इंस्टीट्यूट वॉज सबॉर्डिनेट ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। तो अभी ये ऑटोनमस है, लेकिन MSJE के अंडर जो है अंडर गाइडेंस में काम करता है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस हैज़ बिकम एन ऑटोनमस बॉडी वाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन नंबर 10/3/2000 SD dated for 15 July 2002 and registered under the Societies Act 1860 with the government of NCT दिल्ली। तो ये आप लोगों का आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आए हैं। इसमें कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन भी दिया हुआ है इन्होंने, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो अब इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज, इवन जिसका पेपर उन्होंने अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी लगाया हुआ है, जबकि ओरिजिनली ये अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स स्टार्ट हुआ था। इसने ये बोला है किसके अंदर सेटअप हुआ था ओरिजिनली, तो होम अफेयर्स के अंदर सेटअप हुआ था, फिर सोशल सिक्योरिटी में जो है इसका शिफ्ट हुआ। पहले तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ करेक्शनल सर्विस में शिफ्ट हुआ, फिर सोशल सिक्योरिटी में, और अब MSJE के अंडर काम कर रहा है। तो इसीलिए तीनों ऑप्शन दिया है कंफ्यूज करने के लिए। तो ये बहुत ही सिंसियरली पढ़ के जाना होगा। तो आई होप आप लोगों के जो है क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। इस पे अगर कन्फ्यूज़न था तो, बाकी किसी को और कोई किसी क्वेश्चन पे कन्फ्यूज़न है तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।